शुरू करते हैं जी अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं हमने शामिल ऑर्डर 1984 है। इसके जो कंप्लीट आर्टिकल है 166 है। कानूनी शहादत ऑर्डर बना कब था? ये 28 अक्टूबर जो कि अभी अक्टूबर चल रहा है 28 अक्टूबर 1984 को बना। इसको कानूनी शहादत ऑर्डर बनाने के लिए ऑर्डर पास हुआ था 5 जुलाई 1977 में जब जॉब आके थर्ड मार्शल लॉ लगाया था तब इसके लिए ये बनाया गया। आप लोग कदम से कंसल्ट करके इसके जो चैप्टर्स हैं चैप्टर 13 है। इसके जो पार्ट्स हैं पार्ट्स 3 ये है हमारा कानूनी शहादत ऑर्डर। कानूनी शहादत ऑर्डर को पढ़ते हुए हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? अल्लाह आई होप कि आपने इसको फर्दर आर्टिकल पढ़े होंगे। नहीं पढ़े? चले पढ़ लेते। इसमें हमने स्टार्ट में पढ़ा 1, 2 में डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद 3 में हमने पढ़ा 2 में टेस्टिफाई 4 to 14 प्रिविलेजेस है हमारी। उसके बाद ऑनवर्ड रेलेवेंट ऑफ फैक्ट्स। उसके बाद एडमिशन, कन्फेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, फैक्टर व्हेन रेलेवेंट, ओरल एग्जामिनेशन, ओरल विटनेस सॉरी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके बाद पब्लिक, प्राइवेट, प्राइमरी, सेकेंडरी, सर्टिफाइड कॉपी, प्रिजम्पशन, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस। उसके बाद नीड नॉट बी प्रूव्ड। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ। ये आपका स्टॉपल 14 से 16 तक स्टॉपल का कंसेप्ट। उसके बाद हमारा आता है बर्डन ऑफ प्रूफ। ये हमारे थे कानूनी शहादत ऑर्डर के वो टॉपिक्स जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बताने का मकसद ये था कि जब हमें सारा पता चल गया ऑरल एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसके बाद अब लास्ट स्टेज आती है वो आती है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। एक जब पर्सन किसी भी केस में एज ए विटनेस बनकर पेश हो गया अब उसको एग्जामिन कैसे करना है, उसकी एविडेंस रिकॉर्ड कैसे करनी है, ये हमें चैप्टर बताता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ये हमारा स्टार्ट होता है आर्टिकल 130 से 161 तक जाता है ये हमारा टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ऑर्डर आर्टिकल 130 ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। The order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively, and in the absence of any such law by the discretion of court. पहली बात ये है कि जो गवाहान की तरतीब है वो अदालत सेट करती है, और अगर सिविल मैटर है तो उसमें सिविल मैटर के मुताबिक एविडेंस की लिस्ट रखी जाएगी। अगर क्रिमिनल लॉ है तो उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत एविडेंस की लिस्ट रखी जाएगी। अगर किसी एविडेंस के लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं है तो फिर डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट आएगी, जैसे कोर्ट एविडेंस कलेक्ट करना चाहेगी फिर वैसे कलेक्ट होगी। अदरवाइज ये सीन है कि सिविल लॉ सिविल मैटर के सिविल लॉ के तहत एविडेंस कलेक्ट होगी, क्रिमिनल लॉ के क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत। बात करते हैं आर्टिकल 131 judge to decide as the admissibility of evidence. When either party propose to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give and evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact if proved would be relevant or not otherwise. अब 131 बताता है कि एविडेंस को एडमिट करने की अथॉरिटी किसके पास है? जज के पास है। जज डिसाइड करेगा आया ये एविडेंस एडमिसिबल है
याद नहीं है, इस पॉइंट को इस विटनेस की एविडेंस करवानी है नहीं करवानी। अब इसके बाद जज के पास ये भी इख्तियार होता है कि दोनों पार्टी तो आपस में क्वेश्चन कर रही है, लेकिन जज भी उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई इस पॉइंट पर ये बात बताओ, तुम इसको कैसे समझते हो? ठीक है, क्योंकि ये सारी अथॉरिटी किसके पास है? जज के पास। उसको लगेगा कि ये एविडेंस एडमिसिबल है तो वो उसको एडमिट करेगा, उसको नहीं लगेगा तो उसको एडमिसिबल नहीं करेगा। अगर जज गलत हो तो फिर आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। वही बात है, यू शुड नो व्हाट लॉ सेड। लॉ क्या कहता है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो आप उसके ऑब्जेक्शन को रोकेंगे ना कर सके। अब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का आपको पता होगा तो पता होगा ना, आप बर्डन ऑफ प्रूफ आप जानते होंगे तो रोकेंगे ना। एस्टॉपल का पता होगा तो आप उसको रोकेंगे। अगर आप प्राइमरी डॉक्यूमेंट के बारे में, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के बारे में, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन के बारे में रोकेंगे, कब रोकेंगे? जब आपको खुद आइडिया हो। बिना आइडिया के तो आप नहीं ना रोक सकते कि भाई नहीं आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं। कैसे रोकेंगे? कानून के तहत। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताई थी। मैं केस में पेश हुआ, क्लियर कट लॉ उसमें लिखा हुआ था कैसे होगा। जज मुझे कहता है पिटीशन वापस लो। मैंने कहा मुझे लॉ कहीं भी नहीं कहता पिटीशन वापस लो, आप ऑन मेरिट डिसाइड करें, मैं इसको ऊपर हाई कोर्ट में ले जाऊं। तो ये यानी आप जज के सामने आंकड़ना कोई अच्छी बात नहीं है अगर फायदा लेना हो। लेकिन मैं क्यों अकड़ा या मैंने क्यों उस पर स्ट्रिक्ट रहा? मैं इस वजह से रहा बिकॉज मुझे लॉ आता था, मुझे पता था लॉ पॉइंट ये कहता है और अकॉर्डिंग टू लॉ वो बाउंड है उसको मानने के लिए। जब मुझे ही नहीं पता होगा बीइंग ए लॉयर तो मैं किस बात पे ऑब्जेक्शन उठाऊंगा? मैं किस पॉइंट को जज करूंगा? कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये सारा कुछ तभी होता है जब आपको कानून आता होता है, जब आप कानून समझते होते हैं, तब आप कर सकते। आर्टिकल 132 एग्जामिनेशन इन चीफ। अब ये एक अलग पॉइंट, एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करें। उर्दू में इसको कहते हैं इब्तिदाई शहादत। क्या कहते हैं? इब्तिदाई शहादत, एग्जामिनेशन इन चीफ। जब भी किसी पॉइंट पर एग्जामिनेशन इन चीफ होगा तो क्या होगा? आप अपने गवाहान की जो एविडेंस करवाते हैं उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ते हैं। The examination of witness by the party who calls him shall be called examination in chief. For example, एक केस है, उसमें आप हैं कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट है या प्लेंटिफ है, कंप्लेनेंट है या प्लेंटिफ है, यानी मुद्दई है। मुद्दई जब अपने गवाहान की शहादत करवाता है, उनका चीफ लिखवाता है, तो उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऊपर क्या है, हमने जो अपने विटनेसेस बुलाए हुए हैं, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी शहादत करवानी है। दूसरी पार्टी ने क्या करना होता है, उसको क्रॉस करना होता है। आप जब अपने ही गवाहान पर शहादत करवाएंगे, उनकी शहादत रिकॉर्ड करवाएंगे, उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। यानी फॉर एग्जाम्पल आप कंप्लेनेंट है, आपने क्या किया, आप स्टोरी बनाते हैं, ये मैं सुबह सुबह उठा फसलों की तरफ जा रहा था, ये माजा कामा बैठे हुए थे रास्ते में, थड़ा मार कर इन्होंने मुझे रोका और मुझ पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। इस सारे हुक्मे को ABC दोनों ने सब ने मिल के देखा। अब ABCD क्या है आपके? ये आपके विटनेस हैं। अब आप जब अपने विटनेसेस की शहादत कलम बंद करवाएंगे, उसको कहते हैं लॉ एग्जामिनेशन इन चीफ। आपका अपना विटनेस, अपने विटनेस की जब आप शहादत करवाएंगे, उसकी शहादत कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। उर्दू में उसको कहते हैं इब्तिदाई शहादत। The examination of witness by the adverse party shall be called his cross examination.
अब जो एडवर्स पार्टी करेगी इस पर विटनेस, उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। आपकी विटनेस यानी मेरा विटनेस है ना, मैंने उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करवाई, वो अभी एग्जामिनेशन इन चीफ में। आप ऑपोजिट पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने उस पर क्या करना है, क्या हुआ है कह रहे थे, तो सवाल में कौन सी हंसी आ गई? दूसरी पार्टी जब आपके विटनेस पर एविडेंस करेगी उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। इब्रार, आप इब्रार, आप फरहान, शहजाद कल आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि इनके रजिस्टर चेकअप एक पूरी लिस्ट बनी हुई है काम की, तो खाली हर रोज पेज मांग के निकालता है, सारा पाकिस्तान मंगल पे लगा हुआ है उसी काम पे, तो वो काम नहीं। एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया, उसके बाद जो एडवर्स पार्टी उस पर क्वेश्चन करती है उसको कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड री एग्जामिनेशन। पहले क्या हुआ, एग्जामिनेशन इन चीफ, एडवर्स पार्टी ने क्रॉस किया, उसके बाद फिर कोई नई चीज आई तो आप री एग्जामिन करना चाहेंगे विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, उसको कहेंगे री एग्जामिनेशन। अपने ही विटनेस, कोई नई बात अगर आ गई तो आर्टिकल बताते हैं 133 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का तरीका कार क्या है, वही बात है जो 32 में रिपीट हुई है, वही सारी हो। Witnesses shall be first examined in chief, then if the adverse party so desires, cross-examined, then if the party calling him so desire, re-examined। पहली बात, अगर आप अपने विटनेस की एविडेंस रिकॉर्ड करवाते हैं एग्जामिनेशन चीफ, दूसरी पार्टी उस पर क्रॉस करती है, क्रॉस एग्जामिनेशन, आप फिर अपनी पार्टी पर सवाल करते हैं, री एग्जामिनेशन, उस पर फिर दूसरी पार्टी री क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है। ये सारा वही है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। The examination and cross-examination must relate to relevant facts, but the cross-examination need not be confined to the facts to which the witness testified on his examination in chief। क्या बात समझ आई है? इस पॉइंट की समझ आई है? आर्टिकल नंबर 133 सब आर्टिकल 2 मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर, बड़ा मजे का सीन। पहले बात कहते हैं जो एग्जामिनेशन इन चीफ है, जो इब्तदाई शहादत है, वो बाउंड है, रिस्ट्रिक्टेड है विद इन द लिमिट्स ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स। जो आपका केस है उसके अंदर रह के वो एविडेंस देगी कोई भी पार्टी, लेकिन जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो कहीं नहीं जा सकती। जॉली एलएलबी मूवी देखें, उसमें अक्षय कुमार क्या करता है, क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। एक पुलिस वाले ने अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाई होती है तो उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। हाँ जी, वो होता है एक इंस्पेक्टर उस पर क्रॉस कर रहा था, राठी, इंस्पेक्टर राठी होता है। तो अक्षय कुमार उसमें जॉली कहता है कि जी इंस्पेक्टर साहब आप मुझे ये बताएं अगला, वो क्या कहते हैं कि इंडिया का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? कहते तेरा दिमाग खराब है। वो लड़ पड़ता है आगे इस सवाल से, वो इसी टर्म को यूज कर रहा होता है। किसको यूज कर रहा होता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ बाउंड है, वो लिमिटेड है, वो रेलेवेंट फैक्ट्स के ही तक होनी है, लेकिन क्रॉस करते वक्त आप बाउंड नहीं, आप कहीं भी सवाल ले सकते। अगला सवाल करता है, चले इसको छोड़े, अगला सवाल बताया सलमान खान की शादी कब होगी? कहता है मैं कोई ज्योतिषी थोड़ा हूं। तो आगे से वो फिर उसी के रेलेवेंट फैक्ट से क्वेश्चन उठा के उसके मुंह पे मारता है। तो अगर आप ज्योतिषी नहीं थे तो आपको कैसे पता था फलां नदी पर जाके गाड़ी रुकेगी और आपने जाके वहां पे एनकाउंटर करना? तो क्रॉस करते वक्त आपने सवालों को इस तरह मोल्ड करना है कि जो आपका विटनेस है दूसरी पार्टी का, उससे आप सच निकलवाएं। हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम अगले बंदे के दिमाग में घुस सकें वो सच बोल रहे हैं झूठ। हमारे पास एक ही मैकेनिज्म है, वो है क्रॉस एग्जामिनेशन। इससे हम निकलवाते हैं क्या है ये विटनेस सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसी में आगे अब मेरा एक केस चल रहा है बड़े मजे का, फिर उस केस की बात आ जाती है। अब हुआ क्या है, एक खातून जिसमें हम गए थे, खातून ने ये लिखा कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए बहुत सारा जेवर सोना और इकट्ठा किया हुआ था,
मेरी शादी पर उन्होंने कोई 25 लाख का मुझे जहेज दिया, उसके बाद ये बंदा बड़ा खराब था, ये मुझे मारता रहा, ये करता रहा, वो करता रहा। अब मेरी उस पर क्रॉस है, मैं 19 को गया हुआ था क्रॉस करने, वो मुझे मिले नहीं, मैं बड़ा उसमें एक्साइटेड था, मिले क्यों नहीं है। सारी स्टोरी ब्लंडर थी। जब उसकी शादी हुई, अब्बा उसका जेल में। जब उस लड़की से उसकी पहली मुलाकात हुई, उसके अब्बा की गिरफ्तारी पर मुलाकात हुई। जिस बंदे ने उससे शादी की वो 7 साल, शादी नहीं 7 साल उस लड़की के घर में रहा, उसका, उसके वालिदैन का, उसके बहन भाइयों का खर्चा वो बंदा चलाता रहा। जो पिछले 8 साल से आपके घर को चला रहा है, आपकी इतनी औकात करोगे 25 लाख का एकदम, उस वक्त जब आपका अब्बा जेल में है, उसको जहेज बना के दे दो। जब बारात आती है तो दूल्हा ऑलरेडी आपके घर में होता है। तो मैंने उसका बड़े मजे से क्रॉस बनाए हुए थे और उसको बड़ा सोचा हुआ था कि उसके बाद उस लड़की का अपने हस्बैंड को मैसेज आ गया, सॉरी, क्योंकि उससे पहले ये होता था कोई भी लॉयर जाता था चीमा साहब तो उसको नसा देते थे, वो मुकामी खातून मुकामी लॉयर थी, उसको भगा देते थे। अब मेरी ये कहीं ना कहीं दोस्त की तरफ से ना रिश्ते में निकला है, मैंने इस केस को सीरियस ले लिया। मैं पहली हियरिंग पे गया, मैंने ऐसी की तैसी फिरी, पहली अदालत की, फिर दूसरे वकील साहब ने कुछ बात करने की कोशिश, उसको सही रगड़ा लगाया, अकॉर्डिंग टू लॉ लगाया। वो 7-8 लोगों की टीम थी, हम 2 लोग थे, लेकिन मैं और लॉ बोल रहा था, मैंने सही रगड़ा लगाया। अब जैसा साइलेंट होकर बैठे, उसने फिर मुझे इंटरप्ट करने की कोशिश की। मैंने कहा आप कहाँ वकालत करते हैं, आपको लीगल मैनेज ही नहीं आता कि वकालत करते कैसे। मैं बात कर रहा हूँ, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, ये तो पंचायत हो रही है, पंचायत के भी मैंने उसको बड़ा डांटा। तो फिर जैसा कहते हैं वकील साहब, ये पानी थोड़े ठंडे हो चाहते क्या, मैंने कहा ये बात कंसीडर करें, आप इस स्टेट में हम गए तो वो आगे से आएंगे। आप पूरे बार में हमारा रौला पड़ा होगा कि आपके जो वकील लाहौर से आप लाए ना वो बड़े खतरनाक है, उन्होंने इनकी मत मार। तो कैसे हुआ था, ऐसे हुआ था कि हमें लॉ पता था, हम खाली बातें ब्लंडर हवा में नहीं छोड़ रहे थे। आपकी शाउटिंग भी तब चलती है जब आपको लॉ आता हो। खाली शाउट करेंगे तो जज साहब आपको शट अप कॉल दे देंगे। The re-examination shall be directed to the explanation of matter, refer to cross-examination, and if new matter is the permission of the court, introduce re-examination. The adverse party may further cross-examination the matter. अगर कोई नई चीज आई है जिसमें जो पहले एग्जामिनेशन चीफ की है उसको एक्सप्लेन करने की उसमें जरूरत है, तो फिर उसमें री एग्जामिनेशन होगा। और री एग्जामिनेशन में अगर कोई नई चीज फर्दर पॉइंट में आती है तो एडवर्स पार्टी क्या करेगी, फिर क्रॉस भी करेगी। 134 की बात है। Cross examination of person called to produce a document. A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produced it and cannot be cross examined unless and until he is called as a witness. एक पर्सन है जिसको जस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बुलाया गया, नॉट एज ए विटनेस, तो उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। क्लियर है कि जो बंदा एज ए विटनेस पेश नहीं हुआ उसकी इतनी ड्यूटी है कि उसने एक डॉक्यूमेंट अदालत में प्रेजेंट करना, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन है नहीं होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन तब होगा जब वो पर्सन विटनेस लिस्ट में शामिल हो, उसका विटनेस लिस्ट में नाम हो। ऐसा 1000 135 witnesses to character may be cross examined and re examined. आप जो गवाह है उसके किरदार पर भी बात आएगी। आप ये बताएं आप शराब पीते हैं, वो कहेगा शराब का क्वेश्चन के साथ क्या था, तो वकील साहब फिर आगे से क्या कहते हैं, मैं ताल्लुक निकालूंगा। आपने तो पहले भी, आपको याद है आपने फलां केस में झूठी गवाही दी थी, तो नहीं उस केस का इस केस के साथ क्या ताल्लुक। इसका ये ताल्लुक है कि अगर आप उधर झूठी गवाही दे सकते हैं तो इधर भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी जब विटनेस के वो होगा तो फिर उसका कैरेक्टर भी शेक किया जाएगा। आगे आएगी, आ रहा है सारा कुछ। लीडिंग क्वेश्चन 136, लीडिंग क्वेश्चन क्या है?
Any question suggesting the answer which the person putting in wishes or accept to receive is called a leading question. Leading question क्या होता है कि आप विटनेस के मुंह में डायरेक्ट जवाब डालने की कोशिश करते हैं, उससे जवाब निकलवाना चाहते हैं। अब मैंने 302 के एक विटनेस पर क्रॉस किया अभी लास्ट वीक, तो मैंने उसको कहा आया आपने वहां पे किसी मुकामी पर्सन की एविडेंस रिकॉर्ड की है? कहते हैं ये जो आई विटनेस है इनकी वहां पे शॉप्स हैं। मैंने कहा शॉप्स तो कोई बंदा कराची रहता होता है, उसकी शॉप लाहौर में भी होती, कहीं भी होती, कहीं भी बना देते हैं। आया जो मुकामी लोग हैं आपने उनकी विटनेस रिकॉर्ड की है? यस और नो में आंसर देना। जी नहीं, मैंने किसी भी मुकामी पर्सन की विटनेस रिकॉर्ड एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की, उड़ा कर रख दिया। अगला पॉइंट, अगला एक और एक नार्कोटिक्स के केस में एक क्रॉस किया। आपने जो सूट प्रॉपर्टी है, जो पार्सल है, उसको जिस रजिस्टर में दर्ज किया है उस डायरी नंबर बता दो उसका। वो कहता है नहीं, एक क्वेश्चन पर उसकी सारी एविडेंस उड़ा कर रख। इट मीन अकॉर्डिंग टू लॉ ये कहता है कि जैसे ही कोई आपके पास केस प्रॉपर्टी है फौरन उसको रजिस्टर करो, रजिस्टर करके आगे जिसके हैंड ओवर करना है उसके हैंड ओवर करो। उसने ना रजिस्टर की, ना उसको नंबरिंग लगाई, ना फर्दर हैंड ओवर की। फिर उसने क्या किया, 5 दिन बाद उससे आपने फिर निकलवाई वो सारी बातें। इट मीन कि आपने मौके पे नहीं किया, नहीं। उसके बाद इट मीन कि 4-5 दिन आपने नहीं किया, नहीं किया आपने उसके बाद। हमने कहा कि इतनी देर में एविडेंस के साथ कुछ भी हो सकता है, ज्यादा एविडेंस को वैल्यू ही नहीं थी। ठीक है, well, leading question must not be asked. Leading question must not, if objected by the adverse party, be asked in any examination in chief or in re-examination, except with the permission of court. Examination in chief में आप लीडिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट करती है तो। ठीक है, अगर दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट करती है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वो भी देखिए क्या पूछेंगे। बात दफा ये होता है, मैं आपको बता, आपने नहीं पूछना, वो आप ही अपने विटनेस से करवा लेते हैं ना एग्जामिनेशन चीज। तो आप वो जब उसकी एविडेंस होती तब आप स्टैच्यू होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि विद कोर्ट हो रहे होते हैं इन फ्रंट ऑफ ऑपोजिट पार्टी, एडवर्स पार्टी भी खड़ी होती है, तो उस वक्त आप विटनेस को ये नहीं कर सकते, लुक में नहीं दे सकते बीच। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप कहते हैं जी ये बताएं ये कैसे हो। आप उसके जुबान पर वो सवाल लाना चाहते हो जो आप उसको उससे निकलवाना चाहते हो, उससे आप कहेंगे। लेकिन फिर दूसरी पार्टी क्या कही, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा होता ही नहीं। इवन कि मैंने कुछ लॉयर्स को लड़ते हुए देखा ऑब्जेक्शन। मैं आपको बता, एग्जामिनेशन इन चीफ आपने क्या किया, आपने आपके पास जो विटनेस आएंगे वो सारे विजिलेंट नहीं होंगे। आपका विटनेस है ना, आप उससे अपने मतलब की बात रिकॉर्ड करवाएंगे तो आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब आपका विटनेस ही ले रहे हैं, उसको नॉलेज ही नहीं है एविडेंस करवाने की, आपने कुछ तैयार करवाया हुआ अकॉर्डिंग टू स्टोरी, वो हकीकत बता रहे जो स्टोरी का मतलब ही नहीं है, तो फिर आपकी स्टोरी और वो क्या आ गया, कंट्राडिक्शन आ गया। और जहां आपकी एविडेंस में कंट्राडिक्शन आई आपका केस तो उठ जाएगा। तो अगर आपका विटनेस होगा इसका आपके बेंच की तरफ से उसके सामने आके बात करनी है, तो उसको तो उठाया होगा। यही तो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ, जब भी आपका कोई विटनेस होगा, हमारे विटनेस कौन होते हैं, जो लड़ाई करने वाले होते हैं, वो पीएचडी थोड़े होते हैं, जो जमीनों के रौले होते हैं, ये पुराने पापे होते हैं, पेंडू होते हैं, या जो शहरों में भी रह रहे होते हैं वो भी अनपढ़ टाइप के होते हैं। उनको लीगल लैंग्वेज में, लीगल पैरामीटर में हम लॉयर लाते हैं, भाई ये बात इस तरह करनी है, इतनी बात करनी, इससे आगे नहीं जाना। अगर आगे जाना तो कह रहे इस चीज का मुझे इल्म नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन, और वो मार तब पड़ेगी जब आप एग्जामिनेशन इन चीफ सही नहीं करवाएंगे। एग्जामिनेशन इन चीफ आप पहले तैयार करवाएंगे, तैयार करवाते वो एविडेंस रिकॉर्ड करवा रहा होगा, उसके साथ आप कहेंगे अच्छा ये कैसे हुआ था, इस तरह हुआ था ना, आप उसके बाद दिमाग में डालेंगे कि ये स्टोरी भी मैंने तुझे याद करवाई हुई थी। अब आगे बढ़े,
The court shall permit leading question as to matter which are introductory or undisputed or to which in the opinion be already sufficient proof. अगर कोई undisputed suggestion हुई तो वो आप दे सकते। उसके बाद अभी मैंने क्या किया, मैंने सारी एविडेंस क्रॉस करके उसके बाद मैंने आईओ को कहा कि आपने ये जितनी भी एविडेंस दी है ये झूठ पर मबनी है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि मेरे मुताबिक। तो उसने कहा कि नहीं जी मैंने सच एविडेंस, क्योंकि हम लॉयर तो चलो लॉयर एंड पुलिस वाले भी मजे होते हैं, हर रोज अदालतों में गवाहियां दे दे, लेकिन कहीं ना कहीं फंस जाते हैं बेचारे। 38 well leading question may be asked in cross examination। क्रॉस एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन है पूछ सकते। एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग। Any writing witness may be asked while as under examination whether any act, contract, grant, or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in a document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to the content of any document। हाई कोर्ट में मैंने एक केस प्रेजेंट किया, मैंने क्या किया उसके कंटेंट बड़े तगड़े तैयार किए, मार कहां पे खाई, अब अपनी मिस्टेक का बता। मैंने आर्गुमेंट स्टार्ट ये डॉक्यूमेंट से किया, एक लॉ से किया। जैसा आप कहते हैं जी वो रेगुलर सेक्शन पढ़ो, अब लॉ मैंने निकाला नहीं हुआ, पढ़ा हुआ था, रिसर्च भी की हुई थी, उसको हार्ड फॉर्म में पास नहीं रखा हुआ। जैसा आपने कहा कि अब हम कैसे माने, हमें क्या पता है, अब सारा कानून जजेस को भी नहीं पता होता, उनको आपने रेफर करना है तो उनको पता होगा। मैंने कहा फिर माय लॉर्ड मुझे टाइम दे दिया जाए, मैं इसमें आपको कानून ला के इसमें आपको निकालूं। मुझे 2 घंटे का टाइम दिया गया, फिर मैंने उसके सारे लॉ के सारे फिर ये नहीं था कि मैंने तैयार नहीं किया, उसकी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म नहीं रखी। यही आर्टिकल ये कहता है अगर आपने ड्यूरिंग एविडेंस किसी डॉक्यूमेंट का हवाला देना है, आप कहते हैं इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये होता है, वो डॉक्यूमेंट लिस्ट में लगा ही नहीं हुआ, कानून कहेगा नहीं, आपकी बात हम नहीं मानते कि है भी कि नहीं, डॉक्यूमेंट ला पहले फिर बात कर डॉक्यूमेंट। बात समझिए आर्टिकल 40। Cross examination as to previous statement in writing। A witness may be cross examined as to previous statement may be made by him in writing or reduced into writing relevant to matter in question without such writing being shown to him or being proved that, but it is if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him। अब एक बंदे ने जो राइटिंग में एविडेंस दी है उस पर भी क्रॉस होगा और कोशिश की जाएगी कि इसके एडवर्स किया जाए, कॉन्ट्राडिक्शन लाई जाए। 141 क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। When a witness is cross examined, he may, in addition to the question before referred to, be asked in any question which can, आप जब भी कोई क्वेश्चन करें क्रॉस एग्जामिनेशन में लॉफुल होगी, to testify his veracity, to discover who is he is and what his position in life, to shake his credit by injuring his character, although the answer to such question may tend directly or indirectly to criminate him or to might expose or to tend directly and indirectly to expose him to a penalty or feature। बात समझिए, पहले क्या कहता है तो उसको चेक करो कि कितना फायदा है गवाह, कितना सच्चा। दूसरा उसकी पोजीशन चेक करो कि लाइफ में उसका चल क्या रहा है, धोखेबाज है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब होल्डर है, क्या है पोजीशन क्या है। तीसरी उसके कैरेक्टर को शेक करो, जोड़ो उसको, अगर तो झूठा हुआ तो निकल जाएगा वहां से, अगर पक्का हुआ तो हट जाएगा। ठीक है। 142 evidence has to matter, when witness to be compelled to answer। अब आर्टिकल 15 आपको याद तो आता होगा, if a witness come in a court as a witness then he is bound to answer। प्रिविलेज नहीं, उसके लास्ट पे कोर्ट से रिलेटेड एज अ विटनेस आएगा तो ही इज बाउंड टू आंसर। जब भी कोई बंदा किसी भी केस में ऐसे विटनेस पेश हुआ
और उससे क्वेश्चन किया जा रहा है रेलिवेंट टू फैक्ट्स, ही इज बाउंड टू आंसर। वो इस डर से बहाना नहीं बनाएगा कि मे बी ये क्वेश्चन मेरे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। कैसे? If any such question relates to a matter relevant to the suit or proceeding, the provision of article shall apply there. कोई बात आ गई कि अगर जहां पे किसी गवाह से किसी टॉपिक पर, केस के टॉपिक पर, रेलिवेंट फैक्ट्स पर सवाल पूछा जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट्स का क्वेश्चन पूछने पर वो बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं इसका जवाब दे दूंगा, ये बहाने नहीं बनाएगा, क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है he is bound to answer, उसको जबरदस्ती आंसर देना पड़ेगा, मजबूर है आंसर देने के लिए। क्या समझे? आर्टिकल 43 court to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer। अब ये सारा मैटर क्या है? एविडेंस एडमिट करने का प्रोसीजर किसके पास और किसके पास? कोर्ट के पास। अब कोर्ट डिसाइड करेंगे किस क्वेश्चन पर फोर्स करना है, किस पर फोर्स करने की जरूरत है, नहीं। अगर इसको जाने भी दिया जाए तो खैर है, केस चल जाए। आर्टिकल 44 क्वेश्चन नॉट बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड्स। नो क्वेश्चन एज इज रेफर्ड इन आर्टिकल 43 और टू बी आस्क्ड अनलेस द पर्सन आस्किंग इट हैज रीजनेबल ग्राउंड फॉर थिंकिंग दैट द imputation which it conveys is well founded। क्या है? कानून कहता है कि आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आपके पास उसको पूछने की कोई रेलिवेंट और रीजनेबल ग्राउंड होनी चाहिए। ये नहीं क्या मैं सवाल पूछूं। But for examination and treatment examination, not for cross examination। नहीं जी, क्रॉस में भी क्रॉस में भी जो अगर किसी को लेवल पर आ गए तो उसके जाने से पहले भी आप मुख्तलिफ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी तो सवाल पूछ, लेकिन उसकी ग्राउंड तो बनाएंगे ना। लेकिन क्रॉस में ये है कि क्रॉस जिस क्वेश्चन को भी आपने करना है कहीं ना कहीं उसको उसके साथ अटैच करना है, केस में ला के करना है ना। क्रॉस एग्जामिनेशन अब इतना भी ओपन नहीं करना। क्रॉस एग्जामिनेशन ओपन करने की इजाजत है कि उसमें बाउंड नहीं है, लेकिन आगे अगला आर्टिकल पढ़े ना, आपको वो सारा बताएगा। 45 प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। If in the court is of opinion that any such question was asked without reasonable ground, it may be, if it was asked by an advocate, any advocate report the circumstances of the case to the High Court or other authority to which such advocate is subject to the exercise of his profession। यानी अगर एक वकील जानबूझ के बेहुदा क्वेश्चन कर रहा है तो क्या किया जा सकता है? उसके मुतालिक रिपोर्ट हाई कोर्ट को की जाएगी या उसके मुतालिका बॉडी को कि भाई ये ऐसे बेतुके सवाल कर रहा है। बात क्लियर होगी? अगर क्रॉस भी करना है तो कम से कम आपको इतनी आजादी है कि ओपन क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ओपन भी रेलिवेंट और फैक्ट्स हों। कहीं ना कहीं आपकी मुवासलत खाएं। ये नहीं है कि आप किसी से नहीं पूछ रहे, कोई किसी लड़की की शादी हो जाए, उसकी तलाक हो रही तो उससे ये पूछ रहे 9th क्लास में आपका किसके साथ चक्कर था, तो भाई इस क्वेश्चन को उसके साथ कोई ताल्लुक बनता है? जिसके साथ भी था तुझे क्या मसला है? आपके 20 साल हो चुके, तेरा किसी के साथ चक्कर था? तब नहीं, तो ऐसे ही रख चक्कर ताकि तुझे दुनिया के चक्कर समझ आए कि एक एक वक्त में एक एक औरत कितने जानो मानो होती है। अच्छा 146 ये जस्ट पार्ट मर्दों की भी बड़ी बड़ी जानो मानो होती है, खाली औरतों तक नहीं रहना। Indecent and scandalous question. The court may forbid any question or inquiries which it regards as indecent or scandalous question, although such question or inquiry may have some bearing on the question before the court, unless that relates to fact in issue or to matter necessary to be known in order to determine whether or not in fact in issue existed। जो क्वेश्चन है वो बेहुदा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन करते वक्त चाहे क्रॉस हो चाहे री एग्जामिनेशन हो, इन चीज का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन जो है
इखलाकियात से गिरा हुआ ना हो। अगर मामला ऐसा चल रहा हो दूसरा पढ़ेंगे कि मतलब वर्ड समझने क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, यही मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करने लगा। अब मैटर एक एक्सप्लेन करते हैं। रेप, रेप क्या है जी? जना बिल जबर। अब वैसे किसी औरत पर क्वेश्चन उछाले जाए कि तेरा तो प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, गलत बात, फैमिली केस है या प्रॉपर्टी का केस, उसमें ये बनते ही नहीं है स्कैंडलस और इनडिसेंट क्वेश्चन, फजूल सवाल। लेकिन अगर मैटर ही खराब है और आप उसमें मुहज्जब बन के कोशिश करें कि नहीं मैंने पूछा, ओ भाई तू नहीं पूछेगा दूसरा फाइल लग जाएगा, दूसरे को फांसी हो जाएगा जो उसका मुल्ज़म है, तो फिर पूछना पड़ेगा उसको बचाने के लिए। साइड, थोड़ा सा साइड पॉइंट को समझो। केस के साथ अब हुआ क्या, हमारे एक वकील साहब हैं, मैं उनको वैसे तो उस्ताद मानता हूँ और वो है भी उस्ताद। मैं उनसे मिला, मैंने कहा सर मैं आपका बाज़ाब्ता स्टूडेंट नहीं हूँ, बेज़ाब्ता। जैसे कि बाअदब होता है और एक बेअदब होता है। एक बाज़ाब्ता होता है, बाज़ाब्ता स्टूडेंट वो होता है जो रेगुलर, जैसे आप मेरे साथ वकालत कर रहे हैं, मेरे से बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ रहे हैं, एक ये स्टूडेंट है। एक होता है बेज़ाब्ता, जो आपकी एक्टिविटी से सीखता है, जो दूर दूर रहता है ना आपके साथ अटैच है ना कुछ, लेकिन आपकी एक्ट से सीखता है। मैं इस तरह उनका शागिर्द हूं। मैं उनसे मिला, मैंने कहा सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, तो बड़े खुश हुए, ताकि वकीलों को ये बात कम कही जाती है, सर मैं ਤੁਹਾਡਾ फैन हूं। वकीलों ने यही आख्या जाता है सर मैं ਤੁਹਾਡਾ इसलिए पता नहीं कौन कौन के याद नहीं कितने मिले। अच्छा, वो बड़े अच्छे, मैंने उनको, मियां परवेज साहब है, शायद आप उनको जानते हो, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में शिवपुरा बार के प्रेसिडेंट भी रहे, फौजदारी का बहुत तगड़ा नाम है। तो फुल बेंच में मैं उनको सुन रहा हूँ, फुल बेंच है हाईकोर्ट का, 7 जजेस का बेंच है, अकेला बंदा खड़ा हुआ, एक रेफरेंस में खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी उसकी बुक्स की वो है, उसके पास उसको ट्रे था, उसके मुंशी के पास 4 जूनियर्स की उसकी टीम, 2 जूनियर जस्ट बोतल पानी की लेके खड़े हुए थे, सर कब पानी कहते हो पानी की। एक जज सवाल करता, माय लॉर्ड मैं उसको एक्सप्लेन करता जाता था, 1956 की जजमेंट से उठता था, 2024 तक आगे हवाले देता, फिर दूसरा जज क्वेश्चन करता था, जी माय लॉर्ड मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपकी बात होता, इसमें ये है, इतनी इतनी मोटी जजमेंट देता था, 1976 5 से स्टार्ट होता था हवाले देने, 2024 तक आगे हवाले देता। मैंने कहा यार क्या बंदा है, एक वकील है, 7 जजेस को उसने नथ डाल के रखी हुई इन पंजाबी वर्ड्स, और उनको सबको टैकल कर रहा है, और टैकल ऐसे नहीं कर रहा कि कोई फड़े मार रहा है, लॉ बता रहा है। ये बात ये जब आपने लॉ बताना है, उन्हीं का एक पॉइंट था, पहले होता था रेप के मैटर में औरतों को टेस्ट किया जाता था, इस आर्टिकल 46 से हम बात निकाली थी, उनका हवाला आया, तो क्या हुआ था, एक 302 सॉरी 376 का रेफरेंस था, मर्डर सॉरी डेथ पेनल्टी थी, रेफरेंस लगा हुआ है कोर्ट में, लेडीज कांस्टेबल भी हैं, लेडीज लॉयर्स भी हैं कोर्ट में, तो कोर्ट में आर्गुमेंट हो रहे हैं, वो कहता है पहले होता था 2 फिंगर टेस्ट। क्या होता था, औरत की वर्जिनिटी चेक करने के लिए 2 फिंगर टेस्ट होता था कि आया इसके साथ रेप हुआ है या इससे पहले ऑलरेडी हो चुका, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस है ना, अगर एक औरत रिलेशन में आती है, किसी की औरत की शादी होती है, तो उसकी बॉडी हल्की फुल्की हो जाती है, यानी स्ट्रेचेबल हो जाती है। पहले चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसकी बॉडी फिट रहती है अपनी असली हालत में होती है, क्योंकि कोई ऐसा काम हुआ नहीं होता, तो वो 2 फिंगर टेस्ट होता, क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो वो आर्गुमेंट कर रहे थे कि माय लॉर्ड शी इज एन एक्चुअल लेडी, शी कैन 2 फिंगर इजी। अब अगर देखा जाए तो बात गलत है, कोर्ट भरी हुई है, लेडी लॉयर्स हैं, लेडी कांस्टेबल्स हैं, गलत बात हो रही है। तो भाई तो अगर बात ना करता, मेरी दूसरा बंदा इनोसेंट हो, वो भाईलाल से उसको फांसी हो जाए, तो उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी कि 2 फिंगर टेस्ट को आप एडमिसिबल नहीं किया जाए, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता, बताना पड़ता है ना,
इशारे भी करने पड़ते हैं, माय लॉर्ड शी कैन टू टेक 2 फिंगर इजीली। और पहले मेडिकल होता भी ऐसे ही था, अगर किसी का रेप में मेडिकल होता था तो जो मेडिकल एग्जामिनर होती थी वो चेक करती थी। शुरू में टाइम से आज तक डीएनए तक ऐसे ही आता है। डीएनए से पहले तक ऐसे ही होता रहा, अब नहीं, अब कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन वो जो पहली बहुत थी रूटीन थी वो अब नहीं है। आप अगर वो क्वेश्चन अगर आप अकॉर्डिंग टू लॉ देखा जाए तो गलत बात है, यानी अकॉर्डिंग टू वो हमारे एथिक्स मोरल ये सारी चीजें देखी जाए तो गलत, लेकिन भाई पूछना पड़ा। एक हमारे वकील साहब थे, रेप में वो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आप मुझे बताएं जब आपके साथ रेप हो रहा था तो छत का कलर कौन सा? आप ये क्वेश्चन करना, एक बंदे औरत के साथ रेप हो रहा है उसको छत का कलर कौन सा याद रहेगा, करने पड़ते। अब एक बंदे के साथ सौड़मी हुई है, उससे पूछना पड़ेगा कि कितने लोगों ने तेरे साथ सौड़मी की है। क्यों पूछना पड़ेगा भाई, हमारी रूटीन ऐसी है, हम क्या करें भाई, हमारा लॉ है, मैटर है। उसके बाद मसला बहुत सीरियस मसला है, अगर उसको थोड़ा सा लीनियंट व्यू में जाकर देखेंगे तो दूसरा बंदा भाई फांसी लग जाएगा, अगर वो बेगुनाह हुआ तो उसका फांसी लगना भी इटसेल्फ क्राइम। हमारे जस्टिस सिस्टम पर एक सवाल, इस वजह से जब मैटर ही इस तरह का हो, फैक्टिंग इश्यू ये हो, तो फिर पूछने में कोई हर्ज नहीं। अदरवाइज कानून मना करता है indecent and scandalous question पूछने से। Clear? Article 47 Procedure of court in case of defamation, libel and slander। जब आप किसी पर हक के इज्जत का, किसी की तौहीन करने का, बेइज्जती करने का इल्जाम लगाते हैं, इससे पहले कि कोर्ट उसमें जजमेंट पास करे किसी भी एलिगेशन का, पहले कोर्ट उसमें इंक्वायर करेगी आया ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ। सारे मैटर को इंक्वायर करने के बाद कोर्ट क्या करेगी, जजमेंट पास करेगी। क्या समझे? 48 Question intend to insult or annoy, the court shall forbid any question which appears to be intent to insult or annoy। कानून क्या करता है, जब एक वकील का, एक पार्टी का मकसद ही दूसरी गवाह को इंसल्ट करना, उसको अनाय करना, उसको परेशान करना, कानून ऐसे सवाल से क्या करता है, मना करता है, ऐसे सवाल नहीं करने। उसके बाद है 49 एक्सक्लूजन ऑफ ऑल एविडेंस टू कॉन्ट्रैक्ट आंसर टू, सॉरी ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा ये क्या, अच्छा, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्रैक्ट आंसर टू क्वेश्चन टेस्टिंग वर्सिटी, करेक्ट वर्ड है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, आंसर करेक्ट। When a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only, insofar as it tends to shake his credit by injury his character, no evidence shall be given to contradict him. But if he answers falsely, he may afterward be charged with giving false evidence। एक बंदे से उसका कैरेक्टर शेक करने के मुताबिक कोई एविडेंस पूछी गई है तो वो उसकी झूठी गवाही देगा, तो उसको झूठी गवाही देने के मुताबिक पकड़ा भी जा सकता है, अपनी इज्जत बचाता बचाता झूठी गवाही ना दे बैठे। 50 आप इसको पढ़ते हैं, हॉस्टाइल विटनेस, क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ऑन विटनेस। एक टॉपिक है हमारा लॉ के मुताबिक, हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस क्या है, उसकी टाइटल लाइन पढ़े वो आपको बता देगा। क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ऑन विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस ये वो सवालात बेसिकली होते हैं जो आपकी मुखालिफ पार्टी ने पूछ के आपके विटनेस को तोड़ना होता है, वही क्वेश्चन आप कर लेते हैं। मेरे पास रेप का केस आया, अब आप सोचिए सर के पास सारे आते रेप के तो ऐसे आते हैं, वो एग्जाम्पल को याद है। रेप का केस आया, वो कहते हैं कि पंजाबी एग्जाम्पल तेनो लेंदा कोई नहीं सी, मैंने देंदा कोई नहीं सी। तो जो लेने वाला था वो भी इंतहाई बेहुदा इंसान, और जिसके साथ रेप हुआ वो उसका भी अल्लाह ही माफ करे, दोनों का बेड़ा कर, लेकिन बेचारे की किस्मत खराब, फांसी। अब सीन क्या हुआ, उसने 376 की FIR करवा, DNA मैच करके, और हुआ भी था सारा कुछ हुआ।
अभी यार ये रिसेंट तेरा वाकया तो हुआ क्या है, उसने पर्चा करवा दिया, बंदा 3 साल से अंदर है, अब सुलह के चक्कर पे भी लग रहे हैं। 2 साल सजा काटने के, सॉरी 3 साल से 2 साल सजा काटने के बावजूद औरत से सुलह की। मुझे कहते हैं हाईकोर्ट में बेल रखनी, क्या कह रहे, मैंने कहा नहीं हाईकोर्ट में बेल बिल्कुल नहीं रखनी सुलह के बेस। मैंने कहा जब ऐसा मैटर आ जाए और इसमें कंपाउंड की तरफ जाएंगे तो कोर्ट कहेगी मेन कंप्लेनेंट होगी तो साइड पे, कोर्ट इटसेल्फ आ जाए, लॉ इटसेल्फ आ जाए, हम देखेंगे इसके खिलाफ। तो हमने क्या किया, हम फिर इसको लेके गए हॉस्टाइल विटनेस के तहत, आर्टिकल 150 के तहत, जहां पे उसका ट्रायल चल रहा था। उसने हमने कहा कि हम जो कंप्लेनेंट है, जो मेन विटनेस है, कंप्लेनेंट इटसेल्फ एक विटनेस होता है, उसकी हम एविडेंस रिकॉर्ड करवाना चाहिए। औरत ने क्या कहा कि जब मेरे साथ रेप जरूर हुआ, लेकिन जब हुआ था अंधेरा था, मुझे पता नहीं था ये है कोई और है। शक की बिना पर बंदे को फिर उसने वो सॉरी इनोसेंट करवाया था और इक्विटल करवाया। आप तो जेनेक्स की तरफ से हैं, हम अक्यूज की तरफ, नहीं आप अगर दूसरी तरफ से हैं, हाँ आपका विटनेस भी तो आप नहीं, वो ये बात से जाने का मकसद, उस केस में मैं था, अक्यूज मुल्जमान की तरफ से था, लेकिन ये जो विटनेस हॉस्टाइल होता है कि दूसरी पार्टी की, हम तो चाहते थे कि वो अपने खिलाफ गवाही करे। इसको इन सिंपल वर्ड ये कहते हैं कि जब कोई गवाह अपनी गवाही से मुकर जाए, हम एडवर्स पार्टी हो गए तो यही चाहते हैं ना वो अपनी बात से मुकरे। हाँ तो यार डीएनए की बात नहीं हो रही इसमें, यार डीएनए भी आ भी है, वो बात की बात। बदल गए तो डीएनए का कोई जब उसने गवाही बदल दी तो ये बनता ही नहीं। अब इसमें एक और चीज होती है, हमारी खवातीन भी सुन रही है, मामला तो खराब है, लेकिन इसमें एक और होता है, हमारे पुलिस वाले क्या करते हैं, उस माओ को पकड़कर खुद ही उनके डीएनए का सामान निकलवा लेते हैं। डीएनए कहाँ से होगा, स्पर्म से ही होगा ना, स्पर्म निकल सकता है, वो कौन सा मसला, बात समझ। और अगर ऐसी कोई चीज पुलिस करती है क्योंकि हम पे ऐसे नहीं, और लोगों को भी बेकार हो पता नहीं होता हाजिर देते। अच्छा कानून कैसा लग रहा है, इस वजह से मैं कहता हूँ कानून शहादत जो है ना, जस्ट कानून शहादत ये 70% वकालत है, बाकी 30% बाकी सारा डिवोर्स करवानी। डिवोर्स का लॉ जो हमारा है पंजाब, सॉरी पंजाब मैरिज लॉ के तहत होती है, उसमें सेक्शन है जी 5 या 6 है, लेकिन वो एक सेपरेट लॉ है, फैमिली लॉ के तहत होता है सारा, उस पर फिर बात करेंगे, वो सेपरेट लॉ है, टोटल लॉ सेपरेट है। अच्छा, impeaching credit of witness. The credit of a witness may be impeached in the following ways: by the adverse party or with the consent of the court by the party who calls him. By the evidence of person who testify that they, from their knowledge of the witness, believe him to be unworthy of credit, by proof that the witness has been bribed and or has accepted the offer of. अब बात क्या है, कोई भी विटनेस है, उसको चेक भी तो करना है, उसको सवालात किए जाए, ये रिश्वत लेता है, ये बंदा ठीक नहीं है, ये इस तरह के नेचर का है, तो वो सारी चीजें इस तरह की है, उसके क्रेडिट को और कैरेक्टर को शेक करने के लिए, कैरेक्टर को इम्पीच करने के लिए। उसके बाद है 52 क्वेश्चन लैंडिंग टू corroborate evidence of relevant facts admissible when a witness whom it is intended to corroborate give evidence of any relevant facts, he may be questioned as to any other circumstance which be observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred, if the court is of opinion that such circumstances, if proved, would corroborate the testimony of the witnesses as the relevant fact which the testifies. अब बात क्या है,
जो कोऑपरेटिव एविडेंस होते हैं वो भी रेलिवेंट होते हैं। कोई बात है किसी मैटर के मुताल्लिक, अगर कोई भी एविडेंस देना चाहता है जो रेलिवेंट है उस केस के मुताल्लिक, तो वो भी एडमिसिबल है, चाहे वो डायरेक्ट विटनेस है या नहीं है। 53. Former state of witness may be proved to corroborate later testimony as to same fact. जो पिछली स्टेटमेंट है आपने पहले बयान दिया हुआ है, आपकी नई जो स्टेटमेंट है वो उससे रेलिवेंट हो, corroborate करती हो। अगर मुख्तलिफ होगी तो वो फिर आपके लिए मसाइल खड़े करें, केस को कमजोर करती है। 54. What matter may be proved in connection with proved statement relevant under Article 46 or 47? Whenever any statement relevant under Article 46(7) is proved, all matter may be proved either in order to contradict or corroborate it, or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross-examination the truth of the matter suggested. बात ये 46 क्या कहता है, 47 क्या, ये उन लोगों की स्टेटमेंट थी जिनको हम एज ए विटनेस नहीं बुला सकते, तो उनको भी तो क्रॉस करना है ना, आया कि उनकी स्टेटमेंट सच्ची थी या झूठी थी, डिक्लेरेशन वाली स्टेटमेंट। 55. Refreshing test memory. A witness may, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of transaction concerning. अब जब भी कोई बंदा विटनेस एविडेंस देने आएगा तो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए अपनी एविडेंस को देख सकता है। Testimony to facts stated in document mentioned in Article 55. A witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in Article 55, although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the documents. यानी अगर वो कोई बयान दे रहा है तो वो उस डॉक्यूमेंट को ये बताएगा कि आया ये उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जिसका वो जिक्र कर रहा है उसके मुताबिक क्या है, दुरुस्त, ठीक। 57. Right of adverse party as to writing used to refreshing memory. Any writing may refer to any under the provision of the two last proceeding articles. यानी जहां पे विटनेस देख सकता है वहां पे जो दूसरी पार्टी है वो भी केस की लास्ट प्रोसीडिंग देख सकती है, पीछे क्या हुआ था नेक्स्ट एविडेंस मैंने कैसे करवा दी। 58. Production of document. A witness summoned to produce a document shall, if it is in his possession or power, bring it to court, notwithstanding anything objection, silent एक दफा, which there may be to be its production or to its divisibility. The validity of any objection shall be decided on by the court. एक डॉक्यूमेंट है जिसको कोर्ट ने बुलाया है अदालत में, अगर उस पर ऑब्जेक्शन भी आता है तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। 59. Giving as evidence of document called for and produced on notice. When a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, and such document is produced and inspected by the party calling for its production. अगर एक पार्टी को नोटिस दिया गया कि ये डॉक्यूमेंट अदालत में पेश करे तो वो बाउंड है उसको पेश करने के लिए ताकि दूसरी पार्टी उसको देख सके। 60. Using as evidence of document production of which was refused on notice. 60 कहता है कि एक डॉक्यूमेंट को आपको पेश करने के लिए कहा गया लेकिन आपने रिफ्यूज कर दिया, तो बाद में अगर आप उसको एज एविडेंस यूज करेंगे तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप उसको कहीं भी एज एविडेंस यूज नहीं कर सकते। 61. जज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन. जज के पास इख्तियार है कि विटनेस से ड्यूरिंग केस किसी भी स्टेज पर कोई भी सवाल पूछ सकता है। 62. नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस. अगर आपकी कोई भी एविडेंस इम्प्रॉपर होने की वजह से या रिजेक्ट हो गई है तो उसी एक पॉइंट की बेस पर आप सारा केस नए सिरे से स्टार्ट नहीं करवा सकते। हाँ, आप उसको एडिशनल एविडेंस में ले जाके अपील में रिव्यू में जाके ऐड करवा लें, लेकिन सारा केस नए सिरे से स्टार्ट नहीं करवा सकते। 63. Acceptance or denial of claim on oath. When the plaintiff takes oath in support of his claim, the court shall, on the application of the plaintiff, call upon the defendant to deny the claim on oath. जब मुद्दई अपना क्लेम ऑन ओथ करता है तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एडवर्स पार्टी या डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट है वो अगर किसी चीज से इनकार करेगा तो वो भी ऑन ओथ इनकार करेगा। आर्टिकल 64. मॉडर्न डिवाइसेस.
प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज बिकम अवेलेबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस। मॉडर्न डिवाइसेस की सूरत में कोई भी एविडेंस है तो वो अनविजिबल है, चाहे वीडियो की सूरत में हो, ऑडियो की सूरत में हो, व्हाट्सएप की शक्ल में हो आपके पास, फेसबुक की शक्ल में आपके पास स्क्रीनशॉट हो, कुछ भी हो अनविजिबल। तो हर बंदे ने अपने जानवर के कोई ना कोई गंदे स्क्रीनशॉट रखे हो, जैसे आजकल मिनार मलक के वायरल हो। पाकिस्तान और किसी काम में रहे ना रहे, लीक वीडियो के पीछे जरूर रहता है। तो बात करने का मकसद ये है कि कोई भी आपकी मॉडर्न डिवाइसेस की एविडेंस है तो वो एडमिसिबल है। 65 कहता है ऑर्डर टू ओवरराइड अदर लॉज, कानून शहादत के अलावा बाकी एविडेंस के मुताबिक जितने भी लॉ है वो सारे ओवरराइड हो गए और 66 आर्टिकल है ही नहीं, उसको रिपीट करके कानून शहादत ऑर्डर बनाया गया है। तो ये हमारा कानून शहादत ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ भी आई होगी, याद भी रहेगा। कल हम पढ़ेंगे CPC और उड़ा कर रख देंगे थोड़े से दिनों में।